नियम। ब्रिटिश के वैज्ञानिक जो है हेनरी मोसले ने तत्वों के परमाणु के एक्स किरण का स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और उन्हें तत्वों के एक्स किरण की जो लंबाई है और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व के क्या थे क्रमांक के बीच में संबंध दिखाई दिया। ठीक है, मेंडलीव का क्या था पहले जो जो उसका पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने बनाया था वो क्या था, परमाणु भार के अनुरूप उन्होंने बनाया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वही उसकी पहचान थी तत्वों की तब तक। तो मोसले के काम से परमाणु को एक नया पहचान मिल गया। क्या पहचान मिल गया? परमाणु संख्या कहा गया जिसे। ठीक है, तो अब हम इसके जो मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हमें किस चीज से क्लासिफाई किया? परमाणु संख्या से। ठीक है, ये क्या होता है? यह किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, इसका मतलब है हाइड्रोजन के एक जो है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो है संख्या को दर्शाता है प्रोटॉनों की। इस आधार पर उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के स्थान में परमाणु संख्या को वर्गीकरण का जो है आधार बनाने का क्या दिया? सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया? तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब एक नया शब्द आपके लिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे डिटेल से, परंतु मैं बता देता हूँ। परमाणु होता है, कोई भी परमाणु में कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं। तो सबसे जो पहला जो कक्षा होता है, जो सबसे शुरुआती कक्षा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, उसके बाद वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद वाले में 18, और इस प्रकार से 32, और इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं 2, 8, 18, 32 इस कैटेगरी में। ठीक है, तो यही जैसे कि अब हम किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसके परमाणु का डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया उसकी पहली कक्षा, ये हो गया उसकी दूसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 6 से 2 गया तो कितना बचा? तो कितना बचेगा? 4। तो जो बाह्यतम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। इस प्रकार से कक्षा में बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को जमाया जाता है। ठीक है, तो यही जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका हम आगे और डिटेल में देखेंगे। ये जो है 11वीं के सिलेबस में है वैसे डिटेल में पढ़ने के लिए, तो हम इतना हमारे जनरल नॉलेज के लिए इतना जानना काफी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, तो यही चीज जो है उनका जो रासायनिक गुण होता है, रासायनिक गुण मतलब वो कितना अभिक्रिया करेगा, कितना उसकी तीव्र अभिक्रिया होगी, कितना मंद अभिक्रिया होगी, ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इतना आपको समझना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किसके ऊपर तय होता है? परमाणु संख्या पर। अब उसकी परमाणु संख्या 6 होगी तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा, अन्यथा 8 होगी तो उसका 2 और 6 होगा। इस प्रकार से हम उसको तोड़ते हैं। अतः उन्होंने मेंडलीव के आवर्त नियम के में संशोधन करके 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन का मतलब बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं आगे। ये है आवर्त सारणी, एक नजर घुमा लीजिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो पहला तत्व है वो क्या है? हाइड्रोजन है। उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ऐसा करके चलते जा रहा है। ठीक है, ऐसा। तो जो खड़ा जो स्तंभ है उसको हम बोलेंगे वर्ग, और जो क्षैतिज है उसको क्या बोलेंगे? आवर्त। तो यहाँ पर 18 वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं? 9 आवर्त हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त यहाँ पर हैं, और नीचे में ये देखिए ये 2 और हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे आगे और देखते हैं क्या क्या डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, बोर ने मोसले के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे बोर आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, उस समय तक केवल 92 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने इस सारणी में स्थान दिया था उसको, और इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा। ठीक है, क्या कहा? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। वर्तमान में परमाणु संख्या 92 के बाद
वाले जो संश्लेषित तत्व हैं, कुल मिलाकर अभी 118 तक हो गया है, को अलग से सारणी में स्थान मिल चुका है। ठीक है, परमाणु संख्या 113, 115, 117 और 118 वाले तत्वों को IUPAC, ठीक है, इसके द्वारा प्रस्तावित जो नामों हैं उसको 8 नवंबर 2016 तक के अंतिम रूप दे दिए गए हैं। ठीक है, इस सारणी में 18 ऊर्ध्व खाने हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं, और 7 हैं, सॉरी मैंने 9 कहा था वो गलती हो गया, यहाँ पर 7 लिखा है, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जिस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के समूह में स्थिति संयोजकता द्वारा निर्धारित की जाती थी, मतलब जब मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें जो संयोजकता है उसके द्वारा उन लोगों की स्थिति जो है निर्धारित की जाती थी, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया इस प्रकार होता है, 2, 6 इस प्रकार से, मतलब उसको अलग अलग करते हैं परमाणु संख्या को। समूह 1, 2, 13, 14 और 15, 16 और 17, 18 ये जो है ये क्या कहलाते हैं, सामान्य तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो समूह है 1 से 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये सामान्य तत्व हैं, लेकिन 3 से जो 12 तक के जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से कहाँ तक के जो ग्रुप के तत्व हैं वो संक्रमण तत्व हैं, कहाँ से कहाँ तक के जो तत्व हैं वो सामान्य तत्व हैं। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन बन जाता है और याद नहीं रहता हमको। ठीक है, तो यह चीज आपको याद रखना है। समूह 3 में लैंथेनम परमाणु संख्या 57 के बाद जो है 14 जो तत्व हैं आवर्त सारणी में नीचे दिए गए हैं, उनको लैंथेनाइड बोलते हैं। और इसी प्रकार के एक्टिनियम के बाद जो है 89 के बाद 14 तत्व फिर से नीचे दिए गए हैं जिन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि किनको लैंथेनाइड कहते हैं, किनको एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 57 है, एक सेकेंड, ये जो 57वां है लैंथेनम, इसके बाद डायरेक्ट देखिए 72 आ गया है, और ये 89 है उसके बाद सीधा 104 आ गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो बाकी जो 14 तत्व हैं उसको उठाकर कहाँ रख दिया है, यहाँ नीचे अलग से रख दिया है। वो इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पे जो गुणों में मिसमैच मत हो, क्योंकि ये जो वर्ग है इस एक वर्ग में जो तत्व हैं उन सभी के गुण एक जैसे रहते हैं, वैसे सेम यहाँ भी जो इस वर्ग है उसके तत्व के गुण एक जैसे रहते हैं। तो इसी कारण ऐसा इसको जमा कर रखा गया है। ठीक है, इसका बहुत कारण है, आगे हम देखेंगे क्या कारण से उसको रखा गया है, परंतु अभी फिलहाल इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आवर्त क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या जो है समान होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे एक आवर्त है इस प्रकार से, उसमें जो तत्व रखाए हैं उनमें सभी के जो कोष होंगे, जैसे कि पहला कोष, दूसरा कोष, इस प्रकार से परमाणु के कई कोष होते हैं, तो इन कोषों की संख्या किसी एक आवर्त में एक समान होती है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब जैसे 2 कोष हैं तो पूरे एक आवर्त में सभी परमाणुओं के 2 कोष होंगे, सभी तत्वों के। ठीक है, यही कह रहा है। किसी आवर्त में बाईं ओर से जब दाईं ओर बढ़ते हैं तो बढ़ने पर तत्व की परमाणु संख्या में क्रमशः एक एक की वृद्धि होती जाती है। बताया था मैंने, जब इधर हाइड्रोजन है फिर इधर हीलियम है, ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या 1 है, इसका 2 है, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा 3, 4, 5 करके। ठीक, सिंपल बात है एकदम। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, अतः यह अलग अलग समूह के तत्व हैं, किंतु इनमें कोषों की संख्या समान होने के कारण एक ही आवर्त में रखे गए हैं। ठीक है, आगे आप उसको उसमें देख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, और नेट से इसका पीरियोडिक टेबल भी लोड हो जाता है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, सूत्र के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है हमारा, 2n²। ये सूत्र आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि इस प्रकार का कौन से सूत्र से हम उसके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कोष जैसे कि K है, ठीक है, तो पहला कोष है तो उसमें K का मान रख देंगे, n का मान 1, तो 2 गुणित अगर हम 1 का वर्ग भी करते हैं तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 2 गुणित 2 मतलब 2, मतलब पहले कोष में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेम वैसी L जो कोष है तो उसकी कोष का क्रमांक कितना है, 2, तो 2n² अपना जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 4, मतलब 2 ब्रैकेट में 2 पुट कर दिए, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा
2 दूनी 4 और 8, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो सेकंड वाले हमारे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, गणित में बता दूंगा तो, इसलिए जो नॉर्मल चीजें हैं उसको आप याद रखिए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में क्या है, परमाणु संख्या पर आधारित है। तो सब जान रहे हैं, अभी तक हम लोग वही चीजों को बार बार पढ़ चुके हैं कि परमाणु संख्या पर आधारित है। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर के आधार, ये भी पढ़ चुके हैं कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही उसकी क्वालिटी को हम डिसाइड किए हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा है कि यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मतलब एक के बाद एक धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इन्हें जमा के इसलिए रखा है क्योंकि उसी प्रकार से इनका क्रमिक रूप से गुण भी परिवर्तन होता है। हाइड्रोजन के द्वारा ऋण आयन और धन आयन दोनों बनाने के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन का केवल एक ही कोष है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है और दे भी देता है। इस कारण लेने के कारण ये ऋण आयन बनाता है और देने के कारण क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। इस कारण ये जो है रासायनिक गुणों में 17 के सदस्यों जैसे भी व्यवहार करता है और फर्स्ट के जैसे भी। तो इसको अभी पिछले वाले में कंफ्यूजन की स्थिति में था, लेकिन इस वाले में ग्रुप 1 में इसको रखा गया है आधुनिक आवर्त में, ठीक है। अब हम देखेंगे तत्वों के आवर्ती गुण। हमने उसकी जो विशेषताएं देख लिया आधुनिक आवर्त सारणी का, परंतु हम अब देखेंगे तत्वों के आवर्ती गुण। आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणों में आवर्तिता पाई जाती है, ठीक है। यह हम आगे देखेंगे कैसे पाई जाती है। बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति ही गुणों की आवर्तिता का आधार है, ठीक है। आवर्त सारणी में जब हम वर्ग के नीचे की ओर बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जब हम वर्ग के नीचे की ओर, वर्ग कैसा रहता है, ये वर्ग है, तो हम जब नीचे की ओर जाएंगे ऐसे तत्वों से, तो उसमें क्या होता है आवर्त में, और बाईं से दाईं ओर, तो उसमें कई प्रकार के गुणों में परिवर्तन नियमित रूप से देखने को मिलता है। तो वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है संयोजकता। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इससे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमको ये समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है संयोजकता है। कोई भी जो तत्व है वो अस्थिर रहता है तब तक जब तक उसके बाह्यतम कक्षा जो है पूर्ण नहीं हो जाता, ठीक है। मैं बताया था यहाँ पर कि इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं। पहले में 2 रहता है, फिर 8, फिर 18, फिर 32। ऐसा जरूरी नहीं कि थर्ड वाले में 18 ही रहे, 8 में भी पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कार्बन एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, 2 और 4। तो देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या आ गया, 4 आ गया। हमको जनरली क्या चाहिए रहता है, 8, यानी अष्टक पूर्ण करना है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसके 8 बनाने में, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो वही इसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, इतना समझना जरूरी है कि संयोजकता क्या होता है, ठीक है। तो इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है उसे ही उस जो तत्व है उसकी संयोजकता कहते हैं, उस परमाणु की संयोजकता, ठीक है। क्या अब बता सकते हैं कि समूह में नीचे की ओर जो है, अब यहाँ आपको बताना है तो आप मत बताइए, आगे हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो परमाणु आकार है वो क्या है, ठीक है। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार भी अलग अलग होता है, जाहिर सी बात है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसकी परमाणु की त्रिज्या भी ज्यादा होगी, सिंपल बात है, ठीक है। उनके आकारों की तुलना परमाणु की त्रिज्याओं का मान के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य है परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष के बीच की दूरी। परमाणु का नाभिक जैसे ये हो गया, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। ये कक्ष बढ़ते कब जाएंगे, जब परमाणु संख्या अधिक रहेगी। तो 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बाह्यतम कक्ष से लेकर आंतरिक जो केंद्र है उसको परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ परमाणुओं की त्रिज्या का दिया हुआ है, तो इसमें इसको जमाने बोल रहा है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये तो दिख ही रहा है कि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको क्रम में आप जमा लेना, ठीक।
यहाँ पर हम देखेंगे अब आगे आवर्त में, ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या किस प्रकार जो है बदलती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो घटती है। ठीक है, मतलब लेफ्ट से जब हम राइट जाते हैं तो क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या घटती है। ऐसा क्यों होता है, नाभिक में आवेश बढ़ने से, नाभिक में क्या बढ़ जाता है, आवेश बढ़ जाता है, से नाभिक में इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का आकार घटते जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आपके परमाणु जो है त्रिज्या छोटा होते जाएगा। ठीक है, क्या होता जाएगा, छोटा होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। प्रत्येक तत्व के अपने कुछ गुण होते हैं। ठीक है, इन गुणों के आधार पर प्रारंभ में तत्वों को मुख्य रूप से दो भाग में बांटे हैं, धातु और अधातु, जिसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे धातु अधातु के बारे में। जैसे द्वितीय आवर्त में क्या क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन है। इन सभी का परमाणु संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा तत्व क्या क्या बनाते हैं वो आपको नहीं जानना है। हम जानते हैं कि जो तत्व क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है, वो धातु कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है, पॉजिटिव बन जाता है, वो क्या कहलाता है, धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है, वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। अब धातु के उदाहरण लोहा, जिंक, सोडियम है। ठीक है, और अधातुओं का उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस प्रकार से जो गैसें हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसे और उदाहरणों से समझते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इस पीडीएफ फाइल में जो है उस प्रकार का आवर्त सारणी नहीं है, तो आप नेट से निकाल कर देखिएगा। इस प्रकार से बीच में जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो 3 से लेकर के अपना जो मैं बताया हूँ वहां तक के आप देखेंगे, तो बीच में इस प्रकार से अधातुओं की टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखेगी, जो धातु को अधातु से अलग करती है। ठीक है, तो इस रेखा पर आने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं उनको याद रखना है आपको। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो है धातुओं अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको। और ये इसीलिए इनको अर्धधातु कहा जाता है या उपधातु कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी का अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि और अधात्विक गुणों में कमी आती है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है। ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो क्या होता है, धातुओं का जो क्वालिटी है वो बढ़ते जाता है और अधात्विक गुणों में कमी आती है। ठीक है, अब आयनन ऊर्जा, आयनन विभव क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। गैसीय अवस्था में जब किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, जब कोई पदार्थ गैस की अवस्था में है और उसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको बाहर क्योंकि दूर में है, पहला बात डिस्टेंस है, और दुर्बलता से इसमें अट्रैक्टेड है क्योंकि यहाँ धन आयन है केंद्र में प्रोटॉन और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। और यदि ये डिस्टेंस ज्यादा है बाह्यतम कक्ष और आंतरिक कक्ष का, एक बार फिर से बना देता हूँ, इस प्रकार से ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी अधिक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ का कुछ अट्रैक्शन जो है कम रहता है। तो इस कारण से उसको बाह्यतम जब बाहर निकालना रहता है तो बाहर निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, एक्साइटेड कंडीशन में लाने के लिए। ठीक है, विलगित परमाणु प्राप्त करने के लिए ठोस अथवा तथा द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है। यदि तत्व अणु रूप में हो तो उसे पहले परमाणु रूप में वियोजित किया जाता है। आयनन ऊर्जा की जो इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, किसमें नापा जाता है आयनन ऊर्जा को, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको नापा जाता है। आइए प्रथम समूह के कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें। पहला हाइड्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1। फिर लिथियम का क्या है, 2, 1। सोडियम का क्या है, 11 है उसका परमाणु क्रमांक, तो 2, 8 और 1, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन से पोटेशियम की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, इसलिए नाभिक की अंतिम इलेक्ट्रॉन से दूरी जो है बढ़ जाती है। तो यही यहाँ पर दिखा रहा है कि हाइड्रोजन से जब लिथियम की ओर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो परमाणुओं की संख्या है वो बढ़ रही है,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले वाले में एक परमाणु है, इसका मतलब एक कक्षा है। दूसरे वाले में देखिए 2 और 1 मतलब 2 कक्षा है। तीसरे वाले में 2 8 1 मतलब 3 कक्षा हो गया। चौथे वाले में देखिए पोटेशियम के में 4 कक्षा हो गया। तो इस प्रकार से केंद्र से बाह्यतम कक्ष की जो दूरी है वो क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो इसी कारण से क्या होता है, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जितना मतलब दूरी जितना ज्यादा रहेगा उतना जो आयनन ऊर्जा है वो कम लगेगा। तो लिथियम से नियॉन तक, अब दूसरा एग्जांपल, लिथियम से नियॉन तक जब बढ़ते हुए क्या कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए लिथियम की जो आयनन ऊर्जा है बाह्यतम कक्ष में वो कितनी है, 5.6 है, और नियॉन्स की जो है 21.6 है। यहाँ पर क्यों इतना ऊर्जा अधिक लग रहा है, सभी में कक्षाओं की में संख्या 2 K और L जो है ही है, लेकिन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। ठीक है, इन जितने भी एक ही आवर्त में है ये जो परमाणु है वो द्वितीय आवर्त के जो है तत्व हैं। इसमें वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि सभी में जो आवर्त उनकी संख्या है, कक्षों की संख्या है, वो सभी इन तत्वों में बराबर है। ठीक है, परंतु परमाणु संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होता है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, और इसी कारण जो है ऊर्जा अधिक लगती है इनके बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसी कारण जो है बाईं से दाईं ओर जब जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो आपको मुख्य चीज याद रखना है, आयनन ऊर्जा का मान कब बढ़ता है, तो बाईं से जब दाईं ओर जाएंगे तब बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता हम जानते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। समूह 1 व 2 के तत्व जो है के बाहरी कोश जो है में 1 व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक संयोजी और द्विसंयोजी, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो +1 हो जाएगा तो एक संयोजी कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो क्या कहलाएगा, द्विसंयोजी, क्योंकि +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है तत्व आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं हैं, और ये क्या करते हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋण आयन बनाती हैं। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आ जाता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली हुई यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आ जाता है और ऋण आवेश आने के कारण ऊर्जा निकलती है, और इसी निकली हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सामान्यतः किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। बाईं से दाईं मतलब इस प्रकार लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान कम हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो इसका मान कम होते जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, इसलिए कम चीज पढ़ें और ज्यादा याद रखें। ठीक है, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ठीक है, यदि 2 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंध के कई प्रकार होते हैं रासायनिक बंध में, तो उसमें से एक है सहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है, दो जो है परमाणु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, तो यही कहलाता है सहसंयोजक। इसमें ना तो ये इसको देगा ना ये इसको देगा, दोनों एक साथ मिल बांट के उसको रखते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यही कहलाता है सहसंयोजक बंध। इतना आप याद रखिए, बाकी डीप में 11वीं कक्षा की बुक में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहाँ थे, यदि 2 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच में एक सहसंयोजक बंध हो तो किसी एक परमाणु के साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति दूसरे परमाणु की इस प्रवृत्ति से अधिक होती है। जैसे कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक में अणु में साझे इलेक्ट्रॉन का एक युग्म है, और इसमें क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा साझे इलेक्ट्रॉन युग्म का अधिक आकर्षित करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब हम हाइड्रोक्लोरिक बनता है तो क्या होता है, H और Cl की अपेक्षा Cl ज्यादा निगेटिव है, तो ये इस तरफ जो एक जोड़ी परमाणु है उनको अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। इसे ही उसकी ऋण विद्युता कहते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, विद्युत ऋणता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन के अधिक निकट रहता है, और वह परमाणु जो साझे के इस इलेक्ट्रॉनिक युग्म को
अपनी ओर आकर्षित करता है अधिक ऋण विद्युती कहलाता है और वह आंशिक ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि अतः किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः किसी आवर्त में, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही रहता है हमेशा, इसी में से एक क्वेश्चन आएगा। सामान्यतः किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जब हम जाएंगे, बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणता क्या होती है, घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जब आएंगे और ऊपर से नीचे जब आएंगे तो क्या होता है, इसका मान घट जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता के मध्य क्या डिफरेंस है, ये पूछ दिया कहीं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता एक दूसरे से भिन्न है। विद्युत ऋणता क्या होता है, सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के साझे को अपने ओर आकर्षित, दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ये गुण है उसका। अतः यह सापेक्ष संख्या है, इसका कोई इकाई नहीं होता, इसका विद्युत ऋणता का केवल यह संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता स्वतंत्र गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा है, ये ऊर्जा का फॉर्म है और इसकी क्या होती है, इकाई होती है ये ईवी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है और अगले चैप्टर में हम फिर नए लेक्चर में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और एक आध बार अगर आप रिपीट कर लेंगे इस वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको मैंने बोला ही था कि कक्षा 10वीं की पुस्तक आप एक बार अपने पास रख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार अगर रीड करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है।